हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, राहु की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर जो कि मिथुन राशि से वृषभ राशि में होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 को, कि किस तरह की संभावनाओं का आगाज कर रहा है, किन शुभताओं को लेके आ रहा है, किन क्षेत्रों में यदि हम थोड़ी सी सावधानी और रेमेडी अपना ले तो हम अपने इस गोचर को अपने हर क्षेत्र के लिए सकारात्मक कर सकते हैं। इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मेरा ये गोचर जो डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, वो लग्न राशि और चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व और आपका मन दोनों ही आपके साथ प्रभावी होते हैं। बिना व्यक्तित्व के मन और मन के बिना व्यक्तित्व अपना पूरा प्रभाव आपके ऑरा पे नहीं डालता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिनका लग्न एरीज है या जिनकी राशि एरीज है वो इस गोचरीय परिणाम को देख सकते हैं। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेष राशि वालों के लिए गोचर सेकंड हाउस में होने जा रहा है, जो कि धन वाणी कुटुंब स्थान हो जाता है। और राहु की पंचम दृष्टि कर्म स्थान पे, राहु की सप्तम दृष्टि अकल्ट साइंसेस हर्डल हाउस पे, जो कि आयु मृत्यु का स्थान भी हो जाता है। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु भाव पे होगी। तो राहु जब सेकंड हाउस में विराजमान होंगे अपनी मित्र राशि में, क्योंकि कई मतों के अनुसार राहु को 3 नंबर मिथुन राशि में उच्च का कहा गया, कई को 2 नंबर वृषभ राशि में उच्च का कहा गया। और राहु वैसे भी सेकंड हाउस में बहुत सुंदरता और सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं। कन्या राशि में भी इनका प्रभाव सकारात्मक रहता है और कहीं ना कहीं वो शुभता प्रदान करने वाला है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र के संबंध में उत्थान की स्थितियां देखी जाएंगी। काम काज के लिए इनके नए अवसर धन आगमन के रास्ते बनाएंगे। इनका इस गोचर के दौरान अकल्ट साइंसेस की तरफ अपना रुझान बढ़ेगा और इनके पूर्वाभास जो होंगे वो कहीं ना कहीं इनके धन आगमन के रास्तों के लिए बहुत शुभता प्रदान करने वाले होंगे। इस गोचर के दौरान जो रोग ऋण शत्रु संबंधित स्थितियां अभी पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं निजात की स्थितियां उत्पन्न होंगी या उनसे बचाव होगा। क्योंकि जब राहु की नवम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पे होगी तो सकारात्मक हो जाती है और कहीं ना कहीं ये अपने दुश्मनों का, अपने शत्रुओं का दमन करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र की स्थितियों में उन्नति का आगाज करेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, ये समय उनके लिए बहुत शुभता भरा रहेगा और कहीं ना कहीं उनके लिए एक उच्च पदों का निर्माण करने के लिए जाना जाएगा। धनागमन के रास्ते बनेंगे। परिवार के अंदर बस इन्हें प्रिकॉशन रखनी है कि किसी भी तरह का कलह ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस आपकी पैतृक संपत्ति का भी हो जाता है और कहीं ना कहीं राहु को दादा के द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसलिए पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसे बड़ों की राय के साथ आप सुलझा लें। ससुराल पक्ष के साथ भी किसी भी तरह के फाइनेंस को लेकर आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व में, आपकी भाषा में ओज देखा जाएगा। जब आपका व्यक्तित्व प्रखर होता है तो अपनी भाषा को यदि आप संयमित कर लेते हैं तो फिर आप हर फ्रंट पे अपने लिए संभावनाएं, शुभता लेकर आने वाले होते हैं। यही तो गोचर का परिणाम होता है जिसे हम पूर्व से जान के अपने लिए शुभता अर्जित करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु का ये गोचर 18 महीने के पश्चात एक सामान्य परिवर्तन ही होता है। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है सामान्य होता है, लेकिन राहु शेडो है। राहु जिस राशि में जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और अगर आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति सुंदर बनी हुई है तो फिर ये गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट लेकर आने के लिए जाना जाएगा। मेष लग्न और राशि वाले मंगल से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व में अधीरता, जल्दबाजी और तुरंत निर्णयों को लेने के लिए एक अजीब सी तेजी देखी जा सकती है। और ऊपर से राहु का एक गोचर सेकंड हाउस में का, तो कहीं ना कहीं धन व्यय की स्थितियों का भी आगाज ये अपने लिए कर सकते हैं, जो कि इनके व्यक्तित्व के लिए ही ज्यादा होगा। कर्म क्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए इस गोचर के दौरान
हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट किए जाए बिजनेस के अंदर, नए ऑफिस के लिए या नई जगह के लिए या नए अपॉर्चुनिटीज के लिए व्यय हो, तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक रहेगा। इस गोचर के दौरान इनके व्यक्तित्व में एक प्रखरता, एक सुंदरता देखने को मिलेगी। जो लोग वाणी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या जो लोग नेट, फिल्म इंडस्ट्री या कंप्यूटर रिलेटेड फील्डों के साथ जुड़े हुए या मेडिकल की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, दवाइयों के साथ जुड़े हुए, उनके लिए ये समय कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और धन आगमन के रास्ते निर्मित करेगा। ससुराल पक्ष के साथ आपका जो माहौल है वो कॉर्डियल होना चाहिए। पत्नी के साथ किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से आपको इस गोचर के दौरान बचना चाहिए। अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू है, प्री चेकअप करा के आप उनसे बच सकते हैं। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए शुभता भरा रहेगा। इस गोचर के दौरान आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का यदि लगातार जाप करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी। और जल्दी उठने का प्रयास करें। ओम गृणी सूर्याय नमः का जब भी कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक रहेगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ और नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करने वाला होगा। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए शुभता भरा है। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए बात करते हैं अगली राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर किस तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर जो कि 18 महीने के पश्चात मिथुन से वृषभ में होने जा रहा है, यानी कि इनके लग्न पे ही, इनकी राशि पे ही होने जा रहा है, इनके लिए किस तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, इस बारे में चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहु वृषभ राशि में कुछ मतों के अनुसार उच्च के कहे गए हैं, कुछ मतों के अनुसार मिथुन में इनको उच्च का माना जाता है। कन्या राशि में राहु अच्छा परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए गोचर कहीं ना कहीं बहुत शुभता देने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग्न में राहु को बहुत सुंदर, अचानक से वृद्धि कारक कहा जाता है, क्योंकि सिंहस्थ परिणाम देने वाले ये हो जाते हैं। इनकी पंचम दृष्टि भाग्य पर होगी, इनकी सप्तम दृष्टि पार्टनर हाउस जीवन साथी पर होगी और इनकी नवम दृष्टि संतान, शिक्षा, बुद्धि स्थान पे होगी। और कहीं ना कहीं ये गोचर इनको इन फ्रंट्स के ऊपर काफी सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए जाना जाएगा। गेंस की स्थितियों का निर्माण करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान इनकी इंट्यूशन, इनकी संतान के प्रति इनका व्यवहार इनके लिए कॉर्डियल रहता है, तो कहीं ना कहीं लाभप्रद रहने वाला है। यदि पिता पुत्र साझा कामकाज कर रहे हैं तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, बहसबाजी से इस गोचर के दौरान इनको बचना चाहिए। अपने जीवन साथी की राय का पालन इस गोचर के दौरान यदि ये करके चलते हैं तो सुंदर स्थितियों का आगाज होगा। इस गोचर के दौरान वृषभ राशि वालों को किसी भी तरह के इलिकेट रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से बचना चाहिए, क्योंकि जो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं रिश्ते, उनको कहीं ना कहीं अचानक से उजागर होने के लिए जाना जाएगा। इसलिए कलह की स्थितियों का निर्माण ना हो तो क्यों ना अपने आप को संयमित कर लिया जाए, अपने व्यवहार को डू एंड डोंट्स देखने के पश्चात ही किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यही तो समझदारी है कि हम गोचर को जान के, पहचान के ये जान लेते हैं कि किन क्षेत्रों में हमें सावधानी रखने की जरूरत है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सके। आपकी संतान इस गोचर के दौरान अपने शिक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी, उनकी मेहनत सफल होगी। इस गोचर के दौरान आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी। वृषभ राशि वाले काफी मेहनती होते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका पराक्रम, जो उनका एग्रेशन है, वो उनके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा, क्योंकि इस गोचर के दौरान धन आगमन के रास्ते वो अपने कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान के लिए करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना पराक्रम चैनलाइज कर देते हैं, आपके भाग्य में उन्नति होनी तय है। और जब भाग्य आपका साथ देता है तो फिर धन आगमन की स्थितियां हो या घर परिवार के अंदर माहौल हो या
आपका हर क्षेत्र से आने वाला लाभ हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदरता लाने वाला होता है। इस गोचर के दौरान यदि आप कोई चैरिटी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो देव कृपा है उसकी वजह से भी पॉजिटिव रिजल्ट आने होंगे और धन आगमन के रास्ते आपके लिए निर्मित होंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जुआ सट्टा लॉटरी के माध्यम से जिनके पास अचानक से गेन हो जाता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत शुभता भरा समय रहेगा। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग के अंदर अपना पैसा लगाएं, लेकिन अचानक से आपको इस तरह के गेन्स हो सकते हैं। देव कृपा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप धर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो आपके लाभ को निर्मित करने वाली हो जाती है। शॉर्ट टर्म गेन्स जो है उनके अंदर बढ़ोतरी देखी जाएगी इस गोचर के दौरान। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को संयमित रखना है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है, प्रॉपर वे में चैनलाइज करना है। जो लोग राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा। उनको अपनी भाषा का इस्तेमाल पब्लिकली बहुत देखभाल के करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान इनकी भाषा में ओज एग्रेशन देखा जाएगा और ऐसी कोई बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जो आपके लिए हानि क्रिएट कर दे। तो इस गोचर के दौरान अपनी भाषा को भी पूर्ण संयमित रखें, क्योंकि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े होते हैं तो जरूरी है कि आपका व्यवहार भी संयमित होना चाहिए। इसलिए वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए ओवरऑल ये गोचर बहुत शुभता लाने वाला है। और जब हमें पता हो कि हमारा आने वाला समय शुभ है, लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहा है, तो क्यों ना हम उसके अंदर अपने पिता के, अपने दादा के आशीर्वाद को ऐड कर लें। वैसे तो हमेशा ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन जब राहु का गोचर हो स्पेशली, तो आपको अपने बड़े जो दादा समान व्यक्ति हो जाते हैं वो आपके लिए अति भाग्यवर्धक हो जाएंगे। नियमित तौर पे अपने पिता के चरण स्पर्श करना आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जप आपके भाग्य में काफी उन्नति कारक रहेगा। आपकी बुद्धि को सकारात्मक वे में चैनलाइज करने वाला रहेगा, आपके गेन्स को बढ़ाने वाला रहेगा। इस गोचर का वृषभ राशि वालों को जरूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से हो सकता है उनकी मेहनत सार्थक ना हो रही हो, लेकिन अब इस गोचर का इन्हें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ओवरऑल ये गोचर वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए अति शुभकारी है। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए राहु का ये गोचर जो 18 महीने के पश्चात इनके लग्न से द्वादश में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहु वृषभ राशि में द्वादश भाव में विराजमान होंगे, तो ये गोचर इनके लिए किस तरह की स्थितियों का निर्माण करेगा, इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती। राहु अज्ञात है, अचानक से किस तरह की स्थितियों का निर्माण करेगा ये इनके व्यवहार पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। कोई शॉर्ट टर्म गेन, कोई किसी तरह का इस गोचर के दौरान जो रोग ऋण शत्रु की स्थितियों का निर्माण है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि बुध जो है वो बहुत चंचलता वाला प्लेनेट हो जाता है और वृषभ राशि कहीं ना कहीं लग्जरी वाली हो जाती है। तो शुक्र और बुध की स्थिति के अकॉर्डिंग राहु के रिजल्ट्स होंगे, इसलिए अपने व्यवहार को, अपनी बुद्धि को, अपने खर्चों को, अपने रिश्तों को जितना ये समायोजन के साथ लेकर चलते हैं उतना ये राहु को अपने कॉर्डियल करते हुए चलेंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि ससुराल भाव, अष्टम अकल्ट नॉलेज, हर्डल हाउस पे है, सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पे है और इनकी जो नवम दृष्टि है वो कहीं ना कहीं सुख साधन गाड़ी वाहन पे है। वैसे तो मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए राहु को कारक भी कहा गया है, लेकिन द्वादश में जब भी राहु की स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली हो जाती है। और मेरी नॉलेज में ये रहा कि जब भी राहु पर द्वादश पर राहु की दृष्टि हो या राहु की स्थिति बनी हुई हो तो कहीं ना
कहीं वो लीगल कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करने वाली हो जाती है। अकल्ट नॉलेज, मेडिटेशन, इस तरह की साइंसेस के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन एकदम से इस तरह का कोई माहौल क्रिएट होता है, कोई लीगल मैटर क्रिएट होता है, या कुछ ऐसा अज्ञात आपके सामने आ जाता है जिसकी आपको संभावना भी नहीं थी, या आपके ससुराल पक्ष के साथ या आपके पैतृक कोई भी संपत्ति है, कुछ इस तरह का बखेड़ा खड़ा हो जाता है कि वो लीगल मैटर क्रिएट कर देता है, और कहीं ना कहीं वो, अगर हमने समझदारी नहीं दिखाई तो कारावास की स्थितियों का भी निर्माण कर देता है। मैं डरा नहीं रही हूं, ना कोई भय अंधविश्वास की स्थितियों का क्रिएशन कर रही हूं, बस सिर्फ सजग कर रही हूं कि अगर आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले हैं तो आपका व्यवहार संयमित हो जाना चाहिए इस गोचर के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गोचर आपके खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा। हो सकता है आप अपने लिए सुख साधन के लिए या दिखावे पर या किसी भी तरह की रोग ऋण शत्रु से संबंधित स्थितियों के लिए कोर्ट कचहरी के अंदर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको पूर्व में ये स्थितियां पता है कि ये हो सकता है, तो फिर आप संभल जाएं और इस गोचर को जानने के पश्चात आप अपने व्यवहार को पूर्ण तरीके से संयमित रखें। जब हमें पता हो कि ये हो सकता है तो क्यों ना आप डू एंड डोंट्स को देख लें, पेपर्स को पढ़ के साइन करें, कोई भी जो प्रॉपर्टी से संबंधित पेपर हो उनके सारे लीगल एस्पेक्ट्स को चेक कर ले और उसके पश्चात ही साइन करें। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदे जो डिस्प्यूट की हो, अन्यथा वही लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाली हो जाएगी। इसलिए मिथुन लग्न और राशि वालों को अपने व्यवहार को पूरी तरह से संयमित कर लेना चाहिए। अपनी भाषा का इस्तेमाल, अपने व्यक्तित्व में एग्रेशन का आगमन बहुत सहजता के साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एग्रेशन और अधीरता को बढ़ाने वाला रहेगा, और जो आपके निर्णय होंगे वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी भरे होंगे, क्योंकि आप बुद्ध से प्रभावित हो जाते हैं और बुद्ध चंचलता और जल्दबाजी के लिए जाना जाता है। तो बुद्ध की स्थिति इंडिविजुअली निर्भर करेगी कि आपकी हॉरोस्कोप में वो क्या स्थिति को लेकर चल रहे हैं। ओवरऑल मिथुन लग्न और राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी कि वो ओम बुम बुधाय नमः का नियमित जाप करें, ताकि उनकी बुद्धि सात्विक रहे, उनके निर्णय बहुत सोचे समझे हुए हों, और कहीं ना कहीं जो हर्डल्स क्रिएट होने वाले हैं उनसे उनका बचाव हो सके। ओम गंग गणपतये नमः का जब भी इनके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए जाना जाएगा। इस गोचर के दौरान मिथुन लग्न और राशि वालों की इंट्यूशन काफी प्रभावी रहेगी। अगर वो मेडिटेशन करते हैं नियमित तौर पे तो उनको पूर्वाभास होंगे जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही होंगे उनके लिए। तो इस गोचर के दौरान नियमित तौर पर सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करें तो वो अपने आप को काफी हद तक चैनलाइज कर पाएंगे। इसलिए इस गोचर का इन्हें सजगता के साथ, सहजता के साथ लेकर चलने की मेरी राय रहेगी, और जिन मंत्रों का मैंने उच्चारण नियमित बताया उन्हें करेंगे तो लाभ निश्चित है। कर्क राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर मिथुन से वृषभ में 18 महीने के पश्चात 23 सितंबर 2020 को एकादश भाव में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एकादश भाव में हर ग्रह बेहद खूबसूरत रिजल्ट देने वाला हो जाता है, और राहु जैसा अचानक से अज्ञात, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो, वो आपके सामने लाके खड़ा कर सकता है। जी हाँ, राहु को एकादश भाव में अचानक से किसी भी माध्यम से गेंद दिलाने वाला कहा गया है, और पूर्ण सप्तम दृष्टि जब इनकी बुद्धि स्थान पर होगी, जो कि इनका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भाव भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देव कृपा से शेयर्स के माध्यम से, संतान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, ये अपनी शिक्षा के माध्यम से गेन्स को क्रिएट करने वाले हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि राहु एकादश भाव में अचानक से लाभ दिलाने वाले हो जाएंगे।
शुक्र की स्थिति अगर हॉरोस्कोप में अच्छी बनी हुई है तो बहुत बहुत सुंदर गेंस का निर्माण इनके लिए बनेगा। राहु की सप्तम दृष्टि जीवन साथी के भाव पे है, बिजनेस हाउस पार्टनर के भाव पे, तो इनके माध्यम से भी अचानक से उन्नति देखने को इन्हें इस गोचर के दौरान मिलेगी। जो लोग मेडिकल की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सुंदर व्यापार की स्थितियों का निर्माण होगा। इनका पराक्रम, क्योंकि पराक्रम भाव पे राहु की नवम दृष्टि है, तो ये इनके गेन को बढ़ाने वाला रहेगा। इनकी मेहनत इनके लिए जो की गई है इस गोचर के दौरान वो भाग्यवर्धक रहेगी, इनके भाग्य में उन्नति कारक रहेगी। छोटे बहन भाइयों के माध्यम से, बड़े बहन भाइयों के माध्यम से इस गोचर के दौरान इनके लिए लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। इस गोचर के दौरान यदि ये कोई स्व अर्जित भूमि लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो भी सुख साधन में वृद्धि कारक रहेगी। इस समय पर कर्क राशि वालों को अपने जो रिश्ते हैं, क्योंकि ये भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो अपने रिश्तों के साथ कॉर्डियल यदि रहते हैं तो इनके गेंस में वृद्धि देखी जाएगी। इमोशनल होते हैं तो इस गोचर के दौरान इनको बहुत ज्यादा भावुकतावश कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट्स देख लेने चाहिए। इस गोचर के दौरान राहु का प्रभाव इन पर देखा जाएगा। अचानक से देव कृपा से धन आगमन के रास्ते इनके लिए निर्मित होंगे। अपने जीवन साथी के साथ कॉर्डियल रहे। इमोशनली अटैचमेंट जो इनका बना हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं अचानक से बढ़ोतरी देखी जाएगी, या अचानक से कोई विषाद की स्थितियां यदि उत्पन्न हुई हैं तो उनको बड़ों की राय के साथ तुरंत बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग के साथ जुड़े हो और वो विच्छेद की स्थितियों का आगाज कर दे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें, क्योंकि भावना प्रधान होने की वजह से जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। इस गोचर के दौरान आपका अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति व्यवहार संयमित होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। इस गोचर के दौरान बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। अपने संतान के साथ आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट ना करें, क्योंकि जब बच्चे टीनेज के अंदर होते हैं तो उनके साथ सिर्फ आप कम्युनिकेशन के माध्यम से, जो बातचीत के माध्यम से स्थितियों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो शुभता देने वाली रहेंगी। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर गेंस को बढ़ाने वाला रहेगा। इसलिए संध्या काल में ओम सोम सोमाय नमः का जप इनके ओवरऑल व्यक्तित्व के लिए, इनके गेंस के लिए, इनके सुख साधन व्यापार में तरक्की के लिए जाना जाएगा। अपने पिता का, अपने दादा का आशीर्वाद इस गोचर के दौरान अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। वैसे तो हमेशा ही आपके गुरुजन, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके जिंदगी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो आपके हर हर्डल्स को दूर करने वाला होता है। लेकिन राहु को दादा के लिए जाना जाता है, तो आपके दादा का आशीर्वाद यदि आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, नियमित तौर पे उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गोचर आपके लाभ के अंदर अत्यधिक वृद्धि कारक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको धन आगमन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शुभता भरा ये समय आपके लिए निर्मित हो रहा है। इसलिए जब पता हो कि ये गोचर मेरे लिए सकारात्मक है तो और थोड़ा सा उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया जाए तो ब्लेसिंग्स बन जाती हैं।